Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is functions of plasma membrane. In our last video we discussed about the structure of plasma membrane and fluid mosaic models and different components of plasma membrane. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले नया टॉपिक हमारा टॉपिक और डिस्कशन है फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या कार्य होते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, संरचना देखी थी हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में डिस्कस किया था और कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो को आप एंड तक देखना, आपको काफ़ी सारी बातें यहाँ पे देखने को मिलेंगी और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आवर टॉपिक इज़ फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के या जो है कोशिका झिल्ली के, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो इसलिए कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य क्या है। देखो यहाँ पे पहला इसका फंक्शन लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन लिखा हुआ है। इसके अलावा देखो दूसरे फंक्शंस भी हो सकते हैं, कैसे ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, सेल का एक शेप मेंटेन करने में हेल्प कर सकती है। जैसे आपको पता है एनिमल सेल के पास आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो इसलिए उनका शेप जो मेंटेन रहता है एनिमल सेल्स का, किसकी वजह से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से। उसके अलावा क्या कर सकती है ये, यहाँ पे स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करने के अलावा जो है एक लिमिटिंग बाउंड्री का काम करती है, लिमिटिंग स्ट्रक्चर का काम करती है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिमिटिंग बाउंड्री होती है, तो ये डिफाइन करती है कि सेल का सरफेस एरिया क्या रहेगा। ये डिसीजन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया से डिसाइड होता है। तो एक तरह से कह सकते हैं शेप और साइज़ को मेंटेन करवाने में रोल प्ले कर सकती है। तो ये सारे फंक्शंस मैंने दोनों लिखे नहीं हुए हैं, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट जो लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट में देखा जाए कि कुछ मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर जा रहे हो ट्रांसपोर्ट होकर के, या फिर हो सकता है कुछ मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म से सेल के बाहर आ रहे हो, तो ये हो सकता है एक इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का अलग अलग फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। देखो यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं हम, दो टाइप का हो सकता है बेटा। एक को क्या बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरे क्या बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये दोनों क्या होते हैं ये हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम पैसिव और एक्टिव दोनों का डिस्कशन करते हैं। देखो पैसिव क्या होता है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर देखो यहाँ पे ये दोनों का मतलब क्या है, अलोंग और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब देखो मैं एग्जाम्पल समझा दूँ आपको सिंपल सा। ऐसे हमें सिंपल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, चलो सबसे बेस्ट एग्जांपल, रिवर्स के अंदर जो पानी आ रहा है माउंटेन से, माउंटेन्स की हाइट ज़्यादा है बेटा, तो उनके पास वहाँ पे ज़्यादा हाइट होने से पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है पानी के पास में। रिवर्स में पानी आ रहा है, समुद्र में जा रहा है, तो प्लेन्स एरिया की तरफ आ रहा है, क्यों आ रहा है कि प्लेन्स एरिया में और माउंटेन की हाइट में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। वही जो डिफरेंस है पोटेंशियल एनर्जी का, उसे हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एनर्जी का डिफरेंस हो गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो ये मूवमेंट कहाँ हो रहा है बेटा, हाई पोटेंशियल एनर्जी टू लो की तरफ, तो इस ऐसे मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, अलोंग द ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे बेटा, अलोंग द ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे, अलोंग द ग्रेडियंट। एग्जांपल हो जाएगा हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट का। जब हमें ट्रांसपोर्ट देखो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एक्टिव में क्या होगा, अगेंस्ट होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हम ट्रांसपोर्ट करेंगे तो हमारा ट्रांसपोर्ट क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। जैसे एक्टिव का एग्जांपल लेते हैं हम, घर में जो पानी आया उसको छत तक लेके जाना है, तो वो उसके पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे नहीं है कि वो ऊपर तक चले जाए, ऊपर वाले पोटेंशियल एनर्जी लेवल पे। तो नीचे अगर है ग्राउंड लेवल पे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, और ऊपर में पहुंचाना हाई पोटेंशियल एनर्जी पे है, तो वो अपने आप नहीं जाएगा। उसके लिए बेटा हमें क्या करना पड़ता है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट ले जाने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, हमें मोटर लगानी पड़ती है, पंप लगाना पड़ता है। तो ट्रांसपोर्ट कैसा होता है बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यही सब हम मेम्ब्रेन में भी एग्जाम्पल लेके समझाएंगे आपको कि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर ट्रांसपोर्ट हुआ तो कैसा होगा बेटा, पैसिव ट्रांसपोर्ट, और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हुआ तो कैसा होगा बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखो पैसिव में कोई भी एनर्जी या एटीपी की ज़रूरत नहीं होती है, नो एनर्जी और एटीपी इज़ यूज्ड। यहाँ पे कोई भी एनर्जी या एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप देखें जहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, लो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, तो वहाँ पे एनर्जी या एटीपी हमें लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे एनर्जी और एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, जबकि कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें पैसिव ट्रांसपोर्ट में। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम देखें तो बेटा यहाँ पे दो एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ये दोनों न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं, इनका ट्रांसपोर्ट जो होता है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे कि हमारी बॉडी में भी देखते हैं, प्लांट्स में भी देखते हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का।
जबकि अगर आप देखोगे यहाँ पे जहाँ पे एनर्जी लगानी पड़ती है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे पंप प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी। ऐसे स्पेशलाइज प्रोटीन्स होते हैं बेटा जो कि अगेंस्ट द ग्रेडियंट जो है ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए स्पेसिफिक होते हैं और उन्हीं मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट कराएंगे जिनके लिए वो बने हैं, जैसे कि सोडियम पोटाशियम पंप। कॉमनली आप इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सोडियम पोटाशियम पंप जो आपके जूलॉजी वाले सेक्शन में आता है, तो वहाँ पे सोडियम पोटाशियम पंप में ट्रांसपोर्ट जो होता है वो एनर्जी के बिना नहीं होता और अगेंस्ट द ग्रेडियंट होता है। तो इसलिए यहाँ पे सोडियम पोटाशियम पंप किसका एग्जांपल है बेटा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। किसका एग्जांपल है? एक्टिव। अब देखो आपको याद रखना है, तो मैं सिंपली बता देता हूँ आपको। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे याद रखना? जब भी पंप प्रोटीन्स की बात आ जाए ना, तो समझ जाना वो ट्रांसपोर्ट कैसा होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। या अगेंस्ट द ग्रेडियंट हो रहा होगा, या वहाँ पे क्या हो रही होगी बेटा? एनर्जी एटीपी यूज हो रही होगी। तो ऐसा ट्रांसपोर्ट जो अगेंस्ट द ग्रेडियंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे बेटा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हमने यहाँ पे दो टाइप के ट्रांसपोर्ट पढ़े हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यही हम डिस्कस करने वाले हैं। विद एग्जांपल कैसे जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल करती है पैसिव या एक्टिव फॉर्म में। मैंने साथ में यहाँ पे आपको दिखा रखा है बेटा एक्वापोरिन्स। ऐसे पोरिन्स क्या होते हैं? जैसे कि हमने पहले वाले वीडियो में देखा भी था। पोरिन्स क्या होते हैं बेटा? प्रोटीन्स होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलते हैं। और पोरिन्स जो हैं स्पेसिफिक अगर पानी के लिए बने हो तो ऐसे पोरिन्स क्या कहलाते हैं बेटा? एक्वापोरिन्स। एक्वा मतलब वाटर, पोरिन्स तो ऐसे प्रोटीन्स जो पानी के ट्रांसपोर्ट को ही ज़्यादा करेंगे, ऐसे क्या बोलेंगे? एक्वापोरिन्स। और आपको पता है पानी का ट्रांसपोर्ट अपनी हाई कंसनट्रेशन से लो की तरफ होगा, तो उसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट को क्या बोलेंगे बेटा? ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। तो पानी का ट्रांसपोर्ट अगर अपनी हाई कंसंट्रेशन लो की तरफ हो रहा है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑस्मोसिस। और ये भी कैसा है बेटा? पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ हो रहा है या अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो प्लांट्स की मेम्ब्रेन में स्पेसिफिकली एक्वापोरिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे पानी का ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तो इस वजह से वहाँ पे ऑस्मोसिस करने के लिए एक्वापोरिन्स प्रेजेंट रहते हैं। देखो अब हम समझते हैं इसको, डायग्रामेटिकली समझते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से कैसे जो है ट्रांसपोर्ट करती है हमारी यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो अब इसको समझने के लिए मैंने एग्जांपल लिया है बेटा, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का एग्जांपल लेकर के हम समझ रहे हैं। देखो यहाँ पे ये वाली साइड हमारी कौन सी है बेटा? नॉन साइटोसोलिक साइड, मतलब सेल के बाहर वाली। हमने सेम वही डायग्राम लिया है, एक सेल का छोटा सा मेम्ब्रेन का पार्ट लिया है समझने के लिए। इसमें आउटर साइड है, इसको बोले नॉन साइटोसोलिक साइड। ये हमारी लिपिड बाइलेयर है बेटा, और इसके अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म की तरफ जाएंगे, इसे क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म वाली साइड को साइटोसोलिक साइड बोलेंगे। तो दो साइड होगी मेम्ब्रेन की, एक साइटोप्लाज्म के जो कांटेक्ट में अंदर की तरफ उसे बोलेंगे साइटोसोलिक साइड, एक जो बाहर की तरफ उसे क्या बोलेंगे? नॉन साइटोसोलिक साइड। और ये हमारी लिपिड बाइलेयर है। लिपिड बाइलेयर में आपको पता है लिपिड प्रेजेंट होंगे, प्रोटीन्स होंगे और कार्बोहाइड्रेट बाहर की तरफ मिलेंगे। देखो हमने देखा कि ये मॉलिक्यूल्स जो हैं इनकी कंसंट्रेशन, जो येलो वाले राउंड मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी कंसंट्रेशन नॉन साइटोसोलिक साइड में ज़्यादा है, नॉन साइटोसोलिक साइड में ज़्यादा है। और इनकी कंसंट्रेशन बेटा साइटोसोलिक साइड में लो है। इनकी कंसंट्रेशन साइटोसोलिक साइड में कैसी है बेटा? लो कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किस डायरेक्शन में हो गया? नॉन साइटोसोलिक साइड से साइटोसोलिक साइड की तरफ हो गया, क्योंकि नॉन साइटोसोलिक साइड में इनकी मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर की तरफ साइटोसोलिक साइड में कंसंट्रेशन लो है। तो ये ट्रांसपोर्ट अलोंग द ग्रेडियंट हो रहा है बेटा। देखो यहाँ पे अलोंग द ग्रेडियंट हो रहा है ट्रांसपोर्ट, किस डायरेक्शन में हो रहा है? अलोंग द ग्रेडियंट, ऐसे हो रहा है। इसका मतलब अपनी हाई कंसंट्रेशन लो की तरफ जा रहे हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट कैसा होगा? पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब इस पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या किसी प्रोटीन की हेल्प लेनी पड़ी? बिल्कुल भी नहीं। केवल कहाँ से हो गया? ये लिपिड के अंदर से चला गया। अब देखो आपको पता है लिपिड मॉलिक्यूल का नेचर अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कैसा बताएंगे? लिपिड बाइलेयर में जो मॉलिक्यूल्स हैं लिपिड के, कैसा होगा? आप बोलेंगे एम्पीपैथिक। एम्पीपैथिक क्यों? क्योंकि इनका हेड पार्ट कैसा है बेटा? हाइड्रोफिलिक। टेल पार्ट कैसा है बेटा? हाइड्रोफोबिक। ये हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफोबिक है। और हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर की तरफ है, केवल हेड पार्ट इधर है। अंदर की तरफ मेनली दोनों की टेल के पार्ट हैं जो कि हाइड्रोफोबिक हैं। तो बेटा अगर ये अंदर टेल पार्ट हाइड्रोफोबिक है तो ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल को नहीं आने देगा, क्योंकि ये इसको रिपेल कर देगा। अंदर मेजोरिटी पार्ट टेल से ही बनता है, और टेल पार्ट बेटा यहाँ पे आप देखोगे तो टेल पार्ट क्या है? यहाँ पे हाइड्रोफोबिक। तो ये केवल किसको अलाउ करेगा? हाइड्रोफोबिक को अट्रैक्ट करेगा, ये हाइड्रोफिलिक को रिपेल कर देगा। तो इसका मतलब ये अगर डायरेक्ट ये मॉलिक्यूल्स अपनी हाई कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन से लो की तरफ जा रहे हैं तो इनका नेचर कैसा होगा, जैसा टेल का नेचर होगा वैसा ही हो सकता है, तभी ये जा सकते हैं बेटा। अब आप कहेंगे हाइड्रोफोबिक अगर मॉलिक्यूल हैं तो ये हेड पार्ट कैसे पास करेंगे, बेटा हेड पार्ट थोड़ा सा ही यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ज़्यादा नहीं करता, यहाँ पे रास्ते होते हैं थोड़े से, तो उनसे हाइड्रोफोबिक आराम से निकल जाता है, उसके आगे फिर कोई चैलेंज नहीं है इस बीच वाले पार्ट में, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हाइड्रोफोबिक है। तो इसका मतलब बेटा ये मॉलिक्यूल्स जो डायरेक्टली मेम्ब्रेन से पास कर रहे हैं, जिनका हाई कंसंट्रेशन लो की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ये कैसे होने चाहिए बेटा, हाइड्रोफोबिक। नेचर क्या होना चाहिए, हाइड्रोफोबिक, या फिर नॉन पोलर होने चाहिए, या वाटर इनसोल्यूबल, नॉन पोलर या वाटर इनसोल्यूबल या हाइड्रोफोबिक हो। लिपिड सोल्यूबल कह सकते हो हाइड्रोफोबिक का मतलब, या वाटर इनसोल्यूबल कह सकते हो, नॉन पोलर होंगे बेटा, और इसके अलावा इनके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो तभी ये पास कर पाएंगे। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली मेम्ब्रेन से पास कर जाते हैं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इनका ट्रांसपोर्ट जो होता है बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, और अपनी हाई कंसंट्रेशन लो की तरफ होगा तो ऐसे पैसिव ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं बेटा, सिंपल डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं बेटा, सिंपल डिफ्यूजन। ऐसा डिफ्यूजन या ऐसा पैसिव ट्रांसपोर्ट जो डायरेक्टली मेम्ब्रेन के लिपिड के थ्रू हो जाता है, अपनी हाई कंसंट्रेशन लो की तरफ अलोंग द ग्रेडिएंट हो जाता है, उसे क्या बोलेंगे, सिंपल डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे बेटा, सिंपल डिफ्यूजन। तो ये भी एक पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप है। दूसरा देखो बेटा, अगर आप कहेंगे मॉलिक्यूल का नेचर कैसा हो जाए, हाइड्रोफिलिक हो जाए, हाइड्रोफिलिक हो जाए, इसका मतलब वाटर सोल्यूबल हो जाए, या लिपिड इनसोल्यूबल हो जाए, या फिर पोलर नेचर का हो जाए, या चार्ज मॉलिक्यूल हो जाए, इनके बिल्कुल अपोजिट हो जाए, चार्ज जिसके ऊपर प्रेजेंट है या हाइड्रोफिलिक या पोलर है, तो बेटा डायरेक्टली मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं कर पाएंगे, चाहे उनका ग्रेडिएंट बेसिक ही प्रेजेंट। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन मॉलिक्यूल जो कि यहाँ पे स्क्वायर की शेप में है, इनकी कंसंट्रेशन नॉन साइटोसोलिक साइड में ज़्यादा है, यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर की तरफ साइटोसोलिक साइड में कंसंट्रेशन लो है, इनकी कंसंट्रेशन यहाँ पे लो है। फिर भी ये अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन का ग्रेडिएंट होने के बाद भी अलोंग द ग्रेडिएंट डायरेक्टली मेम्ब्रेन से लिपिड मॉलिक्यूल से क्रॉस नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि ये कैसे हैं बेटा, हाइड्रोफिलिक हैं या पोलर हैं या चार्ज। तो इसके लिए स्पेशल रास्ते बनाए गए हैं। किसने बनाए बेटा, ये रास्ते प्रोटीन्स ने। किसने बनाए हैं, प्रोटीन्स ने। तो प्रोटीन्स के द्वारा बनाए गए रास्ते के थ्रू ही हाइड्रोफिलिक या पोलर या चार्ज मॉलिक्यूल पास करते हैं अपना ग्रेडिएंट होने के बाद भी। तो ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसको क्या करना पड़े, फैसिलिटेट करना पड़े, अगर अलोंग द ग्रेडिएंट भी हो रहा है और फिर फैसिलिटेट भी करना पड़ रहा है प्रोटीन की हेल्प से, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, कैसा है बेटा, पैसिव ट्रांसपोर्ट, लेकिन ये पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी क्या करना पड़ रहा है, फैसिलिटेट करना पड़ रहा है, प्रोटीन के बिना नहीं हो रहा। तो इसको क्या बोलेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। किसने यहाँ पे फैसिलिटेट किया बेटा, प्रोटीन्स, जैसे कि चैनल, टनल्स, पोरीन्स, ये सारे क्या हो सकते हैं बेटा, फैसिलिटेट करने वाले प्रोटीन हो सकते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो, लास्ट वाला वीडियो जो था उसमें हमने डिस्कस किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, चैनल, टनल, पोरीन के बारे में डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे डायरेक्टली पास होगा तो बेटा या मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक होगा, और या फिर नॉन पोलर या न्यूट्रल होगा, तो अपने ग्रेडिएंट के साथ डायरेक्टली लिपिड से पास करेगा, क्या बोलेंगे, सिंपल डिफ्यूजन। अगर मॉलिक्यूल हाइड्रोफिलिक है, पोलर है, और कैसा है बेटा, चार्ज मॉलिक्यूल है, तो अगर इन्हीं में से किसी भी नेचर का है तो वो अपने ग्रेडिएंट के साथ तभी पास कर पाएगा जब उसको यहाँ पे फैसिलिटेट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे बेटा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो प्रोटीन्स ने फैसिलिटेट किया तो ऐसा ट्रांसपोर्ट क्या कहलाएगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट के दो टाइप हो सकते हैं, सिंपल डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे नेचुरल मॉलिक्यूल बता दूँ और उसका ग्रेडिएंट बता दूँ तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका ट्रांसपोर्ट कैसा होगा। क्योंकि ध्यान से समझना है इस चीज़ को। मैं आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा और क्वेश्चन में आपको आंसर करने हैं, कमेंट करके बताने कौन सा जो है किस टाइप का ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल का वहां पे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें नेचर पता लग जाए और ग्रेडिएंट पता लग जाए तो हम बता सकते हैं अगर मॉलिक्यूल अलोंग द ग्रेडिएंट जा रहा हो और यहाँ पे हाइड्रोफोबिक हो, नॉन पोलर हो या न्यूट्रल हो तो कैसा होगा, सिंपल डिफ्यूजन। अगर अलोंग द ग्रेडिएंट जा रहा हो, हाइड्रोफिलिक हो, पोलर हो या चार्ज्ड हो तो ट्रांसपोर्ट कैसा होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्योंकि उसको फैसिलिटेट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, जो कि लिपिड से डायरेक्टली नहीं होगा। देखो बेटा एक और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यहाँ पे दिखाया हुआ है मैंने, जैसे ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स अपनी हाई कंसंट्रेशन से बेटा इनकी कंसंट्रेशन यहाँ पे नॉन साइटोसोलिक साइड में हाई है और साइटोसोलिक साइड में लो कंसंट्रेशन है। ये अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जा रहे हैं तो बेटा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए ना चैनल है, ना टनल है, ना पोरीन्स है, क्या है बेटा यहाँ पे,
कैरियर प्रोटीन्स, एक टाइप के प्रोटीन्स, ये भी हमने क्लास वीडियो में डिस्कस किए थे। कैरियर प्रोटीन्स, कैरियर बेटा जैसे आपने साइकिल पे देखा होगा, साइकिल पे हम कैरियर लगा लेते हैं और उसमें सामान को हम पकड़ के रख देते हैं, बांध के रख देते हैं ताकि वो स्टेबल रहे, वो ना हिले। तो वैसे ही यहाँ पे ऐसे प्रोटीन्स भी हैं जो मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे लेकिन बाइंड करके ले जाएंगे, टच में रहेंगे हमेशा, उसके कॉन्टैक्ट में आकर के। तो इधर से बाइंड करना शुरू किया, फिर आगे ले गए, फिर आगे ले गए, फिर आगे ले गए, ऐसे करते करते बेटा यहाँ पे उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो ये कैसा कहलाएगा, ये कैरियर प्रोटीन्स के द्वारा फैसिलिटेट किया ट्रांसपोर्ट, तो इसको भी क्या बोलेंगे, फैसिलिटेट डिफ्यूजन, क्योंकि ये अपनी अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, तो इसलिए हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जा रहा है और ये प्रोटीन के द्वारा फैसिलिटेट किया जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फैसिलिटेट डिफ्यूजन। तो ये भी किसका ट्रांसपोर्ट है बेटा, पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक टाइप है फैसिलिटेट डिफ्यूजन। कैरियर प्रोटीन्स भी ऐसा कर सकते हैं जो कहीं कहीं पे मिलते हैं, मोर कॉमन नहीं है। तो हमने बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट डिस्कस किया, उसके दो टाइप हैं बेटा यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट के, एक सिंपल डिफ्यूजन है और एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। तो दो टाइप का ट्रांसपोर्ट हो सकता है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट। नाउ अब हम चलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बेटा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को आपको पता है कि ये हमेशा क्या होता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक्टिव कैसा होता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखो हमने एक मॉलिक्यूल लिया है बेटा, यहाँ पे ये वाला ग्रीन मॉलिक्यूल है ट्रायंगुलर शेप में, इसकी कंसंट्रेशन नॉन साइटोसोलिक साइड में लो कंसंट्रेशन है बेटा, और ये अपनी हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। फिर भी ये लो कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हाई की तरफ हो रहा है। नेचुरली अगर आप देखोगे तो नेचुरली ऐसा नहीं होता नेचर में कि अपने आप लो से हाई की तरफ जाएगा, तो इसको फोर्स करना पड़ेगा या प्रमोट करना पड़ेगा या हेल्प करना पड़ेगा। किसके द्वारा हेल्प किया जाएगा बेटा, एटीपी, एनर्जी। तो हमारी सेल के अंदर एनर्जी क्या होती है, लिविंग सेल के अंदर एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये टूटने से क्या बनता है बेटा, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये अगर यहाँ पे बॉन्ड टूटता है बेटा एटीपी का, तो एनर्जी निकलती है, इस एनर्जी को यूज करते हैं फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये अपनी लो कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल कहाँ चले जाएंगे बेटा, अपनी हाई कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। और जो ऐसा काम करवाते हैं प्रोटीन्स बेटा, ये भी बिना प्रोटीन्स के कभी नहीं होता। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हमेशा फैसिलिटेट करना पड़ता है। इट इज़ ए टाइप ऑफ फैसिलिटेड डिफ्यूजन, लेकिन ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट हो रहा है फैसिलिटेट होने के साथ, और ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट होगा तो इसको एनर्जी देनी पड़ती है। इसलिए इस ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें बेटा मॉलिक्यूल का नेचर कैसा भी हो सकता है, हाइड्रोफिलिक हो, वो भी अगेंस्ट द ग्रेडियंट जा रहा है, तब भी हम क्या कहेंगे, तब भी हम क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हाइड्रोफोबिक हो, अगेंस्ट द ग्रेडियंट जा रहा है, तब भी हम क्या बोलेंगे बेटा, तब भी हम क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चार्ज मॉलिक्यूल है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट जा रहा है, तब भी हम क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट जा रहा है, तब भी हम क्या बोलेंगे बेटा, एक्टिव ट्रांस। इसका मतलब नेचर ऑफ मॉलिक्यूल पे मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे कि ट्रांसपोर्ट कैसा होगा, ये किस चीज़ पे मैटर कर रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ में ट्रांसपोर्ट हो रहा है या उसके अगेंस्ट हो रहा है। अगर अगेंस्ट हो रहा है तो क्या बोलेंगे बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसके लिए हमेशा पंप प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, और इसके लिए हमेशा क्या करना पड़ेगा बेटा, एटीपी की जरूरत पड़ेगी। एडीपी यहाँ पे टूटेगा और एटीपी से एडीपी बनेगा तो एनर्जी निकलेगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझाया, जैसे घर के पास में आया पाइपलाइन में पानी और उसको ऊपर टंकी तक ले जाना है, तो हमें पंप या मोटर लगा देते हैं। वो पंप या मोटर को हम क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी देती है और वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है उस पानी को इतना कि वो अंदर तक यहाँ पे जा करके, और हमारी मोटर की हेल्प से क्या करता है कि ऊपर तक पोटेंशियल एनर्जी जहाँ तक उसकी एबिलिटी नहीं थी वहाँ तक भी पहुँच जाता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द ग्रेडियंट होता है, अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ होता है और पंप प्रोटीन की हेल्प से यहाँ पे किया जाता है। दिस इज द मेन function of plasma membrane, transport molecules across the membrane। बेटा मैंने जो यहाँ पे मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट का डायरेक्शन दिखाया, ये हो सकता है किसी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट का डायरेक्शन उल्टा हो, ये कोई फिक्स नहीं है जैसे यहाँ पे दिखाया है। तो अलग अलग समय पे अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल जो है अलग अलग सेल्स में अलग टाइम पे आपको डिफरेंट फॉर्म्स में ट्रांसपोर्ट होते दिखाई दे सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको एग्जाम में आ सकती हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, जहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में एक सेल मेम्ब्रेन दी हुई है, एक एनिमल सेल की मेम्ब्रेन मान लो इसको। एक ट्रांसपोर्ट मैंने ऑक्सीजन का दिखाया है, ऑक्सीजन बाहर से सेल के साइटोप्लाज्म की तरफ जा रहा है। तो ये पहले वाला ट्रांसपोर्ट कौन सा होगा बेटा, आप मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन में कि ये पहला ट्रांसपोर्ट क्या होगा, ये किस टाइप का ट्रांसपोर्ट है, ये आपको थोड़ा सोचना है।
दूसरा आपको दिखाया कि बेटा यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जहाँ पे 30 मिली मोल, एमएम का मतलब मिली मोल कंसनट्रेशन, 200 मिली मोल की तरफ जा रहा है और यहाँ पे ये प्रोटीन्स इसकी हेल्प कर रहे हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट कैसा होगा, किस टाइप का ट्रांसपोर्ट होगा। थर्ड बेटा यहाँ पे वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जहाँ पे पोरिन्स लगे हुए हैं और ये पोरिन्स हेल्प कर रहे हैं, प्रोटीन्स होते हैं पोरिन्स भी, तो ये प्रोटीन्स हेल्प कर रहे हैं इसका साइटोप्लाज्म की तरफ ट्रांसपोर्ट होने के लिए। तो ये ट्रांसपोर्ट कैसा होगा बेटा, ये मुझे बताओ आप। और फोर्थ यहाँ पे सोडियम का ट्रांसपोर्ट हो रहा है बेटा 300 मिली मोल से 40 मिली मोल की तरफ और प्रोटीन की हेल्प से प्रमोट हो रहा है बेटा। तो बताओ ये वाला ट्रांसपोर्ट किस टाइप का होगा। तो आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है कि 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है। तो आप कमेंट करके बताओ, ताकि जिससे मुझे पता लग जाएगा आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।